नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं योजना आयोग के बारे में, द प्लानिंग कमीशन। इससे पहले आपने योजना के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग्स, और आज हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। थोड़ी बहुत बातें मैंने इसके बारे में आपको बता दी थी। ये क्या होता है, आपका जितनी आपकी नियोजन होती है, योजनाएं होती है, उनका निर्धारण करता है। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन 1949 के बाद आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को संविधान में शामिल करने पर सहमति बनती है तथा यह चरण देश में औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत के लिए अनुकूल था। 1949 में योजना आयोग, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद आपका जो आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को संविधान में शामिल करने पर सहमति बनती है कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया जाए तथा यह चरण देश में औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत के लिए भी अनुकूल था। ठीक है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद ही अर्थव्यवस्था नियोजन के सिद्धांतों पर चल रहा था, लेकिन इन सिद्धांतों पर यह खंडसा कार्य कर रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर पूरे अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का दायित्व उठा सके। जैसे आपकी जितनी प्लानिंग योजना निर्माण होंगे, संसाधन की उपलब्धता, कार्यान्वयन तथा पुनरीक्षण, क्योंकि नियोजन एक तकनीकी विषय है। तो आपका जो होता है वो नेशनल लेवल पे जो पूरी इकोनॉमी के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी, ठीक है, परमानेंट उसकी बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक संगठन या संस्था की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या कर सके, संसाधनों की उपलब्धता के ऊपर बात कर सके। जो आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं उन्हें कैसे यूज़ किया जाए, उनका आपकी जो योजना है वो कैसे बनेंगी, ठीक है, प्लानिंग्स का निर्माण कर सके। तो इसलिए ही मार्च 1950 में मंत्रिमंडल की एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन होता है। तो ये कब बना था? मार्च 1950 में। ठीक है। इसकी रचना, कानूनी स्थिति इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं। तो इसके बारे में आखिर ये क्या था आपका प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसको पूरे अच्छी तरीके से कि प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और इसके क्या कार्य थे। पहला पॉइंट है यहाँ पे आपका, यह एक अतिरिक्त संवैधानिक, गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक निकाय था। यद्यपि नियोजन की धारणा संविधान से ली गई थी, तो ये क्या था, एक अतिरिक्त संवैधानिक तथा गैर वैधानिक निकाय था। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ही पढ़ते हैं, आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों हेतु भारत सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय था। जितने भी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो जितने भी जुड़े मुद्दे थे, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करता था, उनको सलाह देता था आप कैसे डेवलपमेंट में सहयोग मतलब वो कर सकते थे, कैसे डेवलपमेंट को आप बढ़ा सकते हो, क्या क्या योजनाएं आपको करनी चाहिए, क्या क्या और आप आइडियाज़ दे सकते हो। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक हेल्प करता था उस तरीके से। तीसरा है यहाँ पे, यह आर्थिक विकास के लिए एक विचारक मंडल, थिंक टैंक था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे तथा उसके तहत एक उपाध्यक्ष का भी गठन था। तो जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक थिंक टैंक का काम करता था, सोचने का काम करता था कि जो डेवलपमेंट है आपका, उसमें बढ़ोतरी और किस तरीके से कर सकते हैं, जो आपका डेवलपमेंट है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, देश किस दिशा में आगे जा रहा है। तो ये उस चीज़ का भी काम करता था, जिसके जो अध्यक्ष होते थे वो आपके जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो होते थे।
और एक उपाध्यक्ष भी होता है। उपाध्यक्ष का क्या कार्य होता है आपका यहाँ पे, जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, उनको समन्वित करना था, ठीक है, लागू करना। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपका, 6 केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इसके पदेन सदस्य थे तथा इस आयोग में एक सचिव सदस्य होता था। इसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी क्योंकि नियोजन के लिए अनेक विशेषों की आवश्यकता होती है। योजना मंत्री भी इस आयोग के पदेन सदस्य थे। अगर इसकी मेंबरशिप की बात की जाए कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें 6 जो आपके केंद्रीय मंडल में नेता होते हैं वो वहाँ से 6 सदस्य होंगे आपके, ठीक है, और एक सचिव सदस्य होता है आपका। और इसके अतिरिक्त आपके जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। योजना मंत्री भी इस आयोग के पदेन सदस्य थे। पांचवा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे आपका, यह एक स्वायत्त निकाय था जिसका मुख्य मुद्दों पर विचार होता था तथा यह सरकार के समक्ष अपने विचारों को रखता था। यह केंद्र तथा राज्य मंत्रिमंडल के संपर्क में रहकर कार्य करता है तथा उनकी नीतियों के बारे में इस आयोग को पूर्ण जानकारी होती थी। सिक्स पॉइंट है यहाँ पे आपका हमारा, सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए इस आयोग से परामर्श लिया जाता था। ठीक है, जो भी आपकी सोशल और इकोनॉमी नीतियाँ होती थी उनको प्रस्तावित करने के लिए, यानी कि उनका बढ़ाने के लिए इनसे इस आयोग से परामर्श लिया जाता था। स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग ने यह परंपरा स्थापित की थी। आयोग तथा केंद्र व राज्य सरकारों के विचारों के मतभेद का प्रचार नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे हमारा, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल से सचिवालय स्तर पर जुड़ा हुआ था। योजना आयोग मंत्रिमंडल संगठन का एक भाग था। इसके लिए मांग अनुदान डिमांड फॉर ग्रांट की बजट में मंत्रिमंडल सचिवालय की मांग के तहत रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, इसका जो कार्यालय है वो योजना भवन में था। योजना आयोग के कर्मचारियों में सचिव व सलाहकार शामिल हैं। तथा इसमें एक अनुसंधान संगठन भी मौजूद थे। योजना एक तकनीकी निकाय था तथा संबंध अवधि में नियोजन की आवश्यकता के अनुसार इस निकाय में विशेषज्ञों या पेशेवरों को शामिल किया जाता था। आयोग को कार्यकारी शक्तियां प्राप्त थी, ठीक है, मुझे एग्जीक्यूटिव पावर्स से भी मिली हुई थी, प्राप्त थी। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि योजना आयोग क्या था, ठीक है। तो योजना आयोग क्या था आपका, एक संगठन की स्थापना की जाती है, ठीक है। इस संगठन का, ठीक है, ये इसलिए की जाती है ताकि जो भी है आपको गवर्नमेंट में जो भी आपके सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं उसमें सलाह दे सके और भी डेवलपमेंट के प्रति और भी काम कर सके। अब हम पढ़ते हैं इसकी कार्य क्या थे, ठीक है, फंक्शन पढ़ते हैं इसके, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। यद्यपि योजना आयोग का गठन नियोजन के उद्देश्य के लिए किया गया था, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि यह आयोग अपने कार्य को विस्तार देश के संपूर्ण प्रशासन क्षेत्र में कर लेगा। इसे देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा गया, जिसने संवैधानिक निकाय जैसे वित्त आयोग, के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया तथा जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। समय के साथ इसने एक बड़े नौकरशाही संगठन को स्थापित किया, जिसके कारण नेहरू ने कहा था कि आयोग जो गंभीर विचारकों का एक लघु निकाय है, अब एक सरकारी विभाग में परिवर्तित हो चुका है।
जिसमें सचिवों व निदेशकों को भीड़ रहती है तथा इसका एक बड़ा भवन है। यद्यपि योजना आयोग के कार्य में विस्तार किया गया ताकि नियोजन के समयानुसार आवश्यकताओं को इसमें शामिल किया जा सके, खासतौर पर आर्थिक विकास के दौर में, लेकिन इसके कार्यों की घोषणा उसी सरकारी आदेश द्वारा की गई जिसने इसे स्थापित किया था। इसके अनुसार योजना आयोग, तो हम यहाँ पे कार्य पढ़ते हैं क्या है योजना आयोग के कार्य। देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करता है। देश में जितने भी भौतिकगत और पूंजीगत और मानव जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका मूल्यांकन करता है ये, जिसमें तकनीकी कर्मचारी भी शामिल हैं, तथा उन संसाधनों की वृद्धि की संभावनाओं की जांच करता है जो देश की आवश्यकताओं की तुलना में कम है। जितने भी रिसोर्सेस हैं आपके इकोनॉमी में, संसाधन, ठीक है, तो उसके संभावनाओं की भी जांच करता है। ये जितने भी संसाधन आपका, इनसे कितना डेवलपमेंट हो सकता है और जो रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संभव परिणाम दे सकते हैं आपके, इनका आकलन करता था। दूसरा पढ़ते हैं हम, देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग की योजना को सूत्रबद्ध करता है। देश में जो आपके रिसोर्सेस हैं जितने भी, उनको अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से उपयोग हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके अधिकतम परिणाम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको सूत्रबद्ध करता है। तीसरा कार्य है यहाँ पे प्राथमिकताओं के निर्धारण के अनुसार उन चरणों को परिभाषित करता है जिनमें योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा, तथा प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए संसाधनों के आवंटन को प्रसारित करता है। ये उन कार्यों को सूचित करता है जिनकी प्रवृत्ति आर्थिक विकास को घटाने की है, तथा उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जो वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के संदर्भ में योजना की सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। तो उन कार्यों को भी बताता है जिनसे जो आपका आर्थिक विकास है वो घट सकता है। ये उन परिस्थितियों को भी बताता है जो वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के संदर्भ में जो योजना है आपका उसके सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। जो आपकी प्लानिंग्स आप बना रहे हैं उनके सक्सेस के लिए जो इम्पोर्टेंस होता है उन रीजंस को भी ये बताता है। और साथ ही ये आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो भी आपके रीजंस होते हैं कि आपका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे किस वजह से नहीं हो पा रहा है या कौन से कारण हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उनको भी ये बताता था। अगला पॉइंट है यहाँ पे आपका, योजना के प्रत्येक चरण के सभी पहलुओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मशीनरी की प्रकृति को निर्धारित करता है। आपकी जो भी प्लानिंग्स है उनको सक्सेस के लिए, ठीक है, सक्सेस को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, कंफर्म करने के लिए जितनी भी आपको जो मशीनरी आपको चाहिए, जो आपको संसाधन रिसोर्सेस आपको चाहिए, ठीक है, उनका भी निर्धारण करता है। वो किस टाइप के होंगे तो उनको भी ये निर्धारण करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका, योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना। प्लानिंग्स जो आपने बनाई है वो कितनी सक्सेस हो रही हैं, कितनी फेल हो रही हैं, उनकी ये जांच करता रहता है, किस हद तक कामयाब हो रही हैं, ठीक है, तो उनका ये मूल्यांकन करता रहता है। ऐसे मूल्यांकन द्वारा दिए गए आवश्यक सुझाव के तर्ज पे नीति तथा उपायों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जो आपकी सक्सेस और फेल्स हो रहे हैं प्लानिंग्स में, तो उनके बेस पे ही उन्हें और डेवलप करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ऐसे ही ये लास्ट पॉइंट है आपका, ऐसे अंतरिम अथवा आनुषंगिक सुझाव देना जो दिए गए संदर्भ में
उचित प्रतीत हो या इसे निर्दिष्ट किए गए कार्यों के निर्वहन को सरल बनाने में अथवा वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान नीतिगत उपायों तथा विकास कार्यक्रम पर सोच विचार करने के लिए अथवा ऐसी विशेष समस्याओं की जांच करने के लिए जो उनके राय के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा भेजा जाए। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ ही सरकार ने तत्कालीन योजना आयोग को निम्नलिखित 2 कार्य सौंपे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी, जो उसके साथ ही गवर्नमेंट ने योजना आयोग को 2 कार्य सौंपे। देखते हैं 2 कार्य क्या था। पहला, आपका संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी की मदद से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना। यहाँ यह उल्लेखित करना जरूरी है कि देश में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में तो योजना जो आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म होना शुरू होते हैं आपके 1990s में। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका कुछ क्षेत्र में घट गई तथा यह कुछ क्षेत्रों में बढ़ गई। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया से ज़्यादातर विशेषज्ञों तथा व्यावसायिक समुदाय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अर्थव्यवस्था में नियोजन की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। 1991-92 की नई आर्थिक नीति प्रत्यक्षतः देश में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार का प्रस्ताव था, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं था। नियोजन अप्रासंगिक नहीं बना, केवल इसे एक नई दिशा की जरूरत थी। आर्थिक सुधार की व्यापक प्रक्रिया के लिए यह अत्यंत जरूरी था कि नियोजन अपना महत्व नहीं खोए। योजना आयोग के इस नए कार्य को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति का निरीक्षण करना। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पहली बार योजना आयोग ने 10 क्षेत्रों के लिए नियंत्रित किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित किया, जो विकास के संकेतक हैं। केंद्रीय मंत्रालयों को इन्हीं लक्ष्यों से जोड़ा गया है। मंत्रालयों के समय निर्धारित कार्यों का अब निरीक्षण योजना आयोग के द्वारा इसके नए कार्य के तहत किया जाएगा। ऊपर दिए गए नए कार्यों के साथ योजना आयोग अब वास्तविक रूप में एक अधिमंडल यानी सुपर कैबिनेट के रूप में उभरा है, क्योंकि मूलतः उपाध्यक्ष योजना आयोग के समन्वय बैठकों का संचालन करता है। इसलिए आर्थिक नीतियों की दिशा और प्रकृति को स्पष्ट करने में उसकी अहम भूमिका होती है। अपने पहल नए कार्य के द्वारा आयोग आर्थिक सुधारों के आयाम को स्पष्ट करता है तथा अपने दूसरे नए कार्यों के द्वारा आयोग फिर मंत्रालय के कार्यों को प्रभावित करता है। मूल रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग देश के विकास में वास्तविक विचारक मंडल के रूप में उभरा। ठीक है, यहाँ पे आपने योजना आयोग के बारे में पढ़ा, योजना क्या होते हैं, उसके कार्य क्या क्या होते हैं। आगे हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है व्यूअर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा कि योजना आयोग शुरू स्टार्टिंग में जो बनता है वो आपकी प्लानिंग्स जो होती हैं उनको कैसे बनाना है, प्लानिंग्स में क्या क्या नीतियाँ होंगी, क्या क्या जो भी आपके रिसोर्सेस हैं कैसे उनका अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो ये सब प्लानिंग कमीशन का काम था। आगे इसका विस्तार होता है, इसकी जो पावर्स होती हैं वो बढ़ती रहती है और अंत में काफ़ी सरकार का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।